हेलो एवरीवन। स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं हम हमारे मिल्ली लूशाओ को, जो कि अपनी पावर्स के थ्रू अपने अंदर के डीमन पे काबू पा रहा होता है। पर तभी उसके अंदर का डीमन उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन ख़राब होने लगती है। उसने जो प्रोटेक्शन के लिए वेरियस लगाए थे वो भी टूट जाते हैं। तभी एंट्री होती है लिली की, जो कि हमारी फीमेल लीड है। वो डिलीवरी कर ले तो लूशा बोलता है ये मुझे ऐसे रूप में नहीं दे सकती। तभी वो इंसानों के रूप में आ जाता है और लिली एंटर करती है। तभी वो उससे बोलती है लूशा उसे कि सर आपका पार्सल, और उसे इस कंडीशन में देख के वो उसे बोलती है कि सर मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो वो बोलता है नहीं, मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना, डॉक्टर मेरे को ठीक नहीं कर सकते। तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। इतना बोल के वो उसे किस करने लगता है और किस को कंटिन्यू करते हुए वो उसे रूम में ले जाता है, जिससे उनकी किसिंग एक मेकआउट में चेंज हो जाती है। उसके बाद हम सीन देखते हैं 9 मंथ के बाद का, जहाँ पर लिली हॉस्पिटल में डिलीवरी कर रही होती है, जो कि बहुत पेन में होती है। तभी वहाँ एंट्री होती है फिर शेलूसाओ की, जो कि टाइम को स्टॉप कर देता है और लिली के पास रूम में एंट्री के लिए वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर फिर से वो लिली के पास पहुँचता है, जो कि उसने एक एग को डिलीवर किया होता है, न कि बेबी को। तो वहाँ पे डॉक्टर भी शॉक में होते हैं। तभी लूशा वहाँ पे भी टाइम स्टॉप कर देता है और फिर एग को लेके वहाँ पे बोल सोचता है कि अगर मैंने इसकी मेमोरी को ख़त्म नहीं किया तो इसकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वो उसकी मेमोरीज़ को ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसे कुछ याद नहीं रहता। और लिली की डॉक्टर्स की वहाँ पे जैसे ही अपने नॉर्मल में आते हैं, तभी हम सीन देखते हैं कुछ सालों बाद, जहाँ पे लू शाओ अपने बेटे को बता रहा होता है कि अब तुम्हें टाइम आ गया है, तुम 5 साल के हो गए, तुम्हें इंसान में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, जिसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें खुद ही होना पड़ेगा। तभी हाँ डूडो इंसान में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वो अपने आप को निहार रहा होता है और लूशा को बोल रहा होता है मैं आखिर में इंसान में कन्वर्ट हो गया, मतलब मैं भी आपकी तरह पावरफुल हूँ। तो ये सोच कर लूशा भी अपने आप पे प्राउड फील कर रहा होता है अपने बेटे पे। और उसका बेटा उसे बोलता है अब मैं 5 साल बाद इतनी साल बाद इंसान में कन्वर्ट हुआ हूँ, तो आपको मेरी एक विश पूरी करनी पड़ेगी। बहुत सोच विचार करने के बाद वो उससे डिमांड करता है कि मुझे मम्मा चाहिए। और लूशा ये सोच कर ही बोलता है थोड़ा धीरे बोलो, ऐसे अगर कोई सुन लेगा तो फिर क्या होगा। हाँ, तो फिर वो बोलता है सुन लेगा तो क्या हो गया। तो वो बताता है कि तुम एक एक्सीडेंट के थ्रू हुए, जिसमें तुम्हारी मम्मा को अगर ये बात याद होती तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो बोलता है एक्सीडेंट के थ्रू कैसे। तो वो बोलते हैं इसमें ध्यान मत दो। तो उसके लिए केक लेके आता है, उसे बोलता है कि अब तुम एक ह्यूमन वर्ल्ड में हो और ह्यूमन वर्ल्ड में रहने के लिए तुम्हें ह्यूमन की तरह लाइफ जीनी होगी, अपना केक को एंजॉय करो। तभी वो वहाँ से चला जाता है और डूडू वहाँ सोचता है आप तो मम्मा को नहीं ढूंढ पाए, तो मैं ढूंढ के रहूँगा। और इतना सोच कर ही वो अपने पावर्स का उपयोग करके माउंटेन सिटी में पहुंच जाता है, जहां लिली डिलीवरी कर रही होती है। वो अपना डिलीवरी करने के लिए अपने से पार्सल ले जाती है और डिलीवर कर देती है। तभी वहाँ पे हम सीन देखते हैं, यहाँ पे डूडू पहुँच गया होता है। ढूंढने तो मम्मा को गया था, पर कैंडी को देख के वहाँ उसके पास पहुँच जाता है और कैंडी उठा के चल देता है। तभी वहाँ का शॉपकीपर कैंडी का बोलता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुमने इसके पैसे नहीं दिए। तो बोलता है क्या पैसे क्या होता है। तो वो बोलता है पैसे क्या होता है, ऐसे अनजान बन रहे हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो फिर तुमने कैंडी उठाई क्यों। तो वो उसे मारने आ रहा होता है, तभी वो अपना पावर्स के थ्रू उसे स्टॉप कर देता है और वहीं पे गिरा देता है, जिससे वो जैसे तैसे शॉपकीपर उठ पाता है, उसे मारने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। जहाँ पर लिली उसे देख लेती है, उसे चिल्ला के बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक छोटे से बच्चे को मारने की। तो उसे पूरी कहानी बताता है, जिससे लिली उसे पैसे दे देती है। फिर उसे हक करते समय अपने हॉस्पिटल का सीन याद आता है और डूडू उसे मम्मा कह के बुलाने लगता है। तभी उसे वो समझाती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। तो वो बोलता है तुम मम्मा नहीं हो तो तुम शादी तो करोगी ना, तुम मेरी मम्मा बन जाओ। तो वो बोलती है कि मैं शादी करूँगी पर अभी नहीं करूँगी, अभी मुझे अपनी लाइफ को जीना है, मुझे डिलीवरी करने जाना है। तभी उसके पास एक डिलीवरी पर्सन का कॉल आने लगता है और वो कॉल उठाती है। तो वो उसे बोलता है कि इतना देर हो गया, तुम अभी तक पहुँची क्यों नहीं। तो वो इतना सुनने के बाद डूडू को बोलती है कि मुझे डिलीवरी करने के लिए जाना होगा, अगर तुम कोई परेशानी में हो तो ये लो मेरा नंबर, इस पर मुझे कॉल कर देना। तभी वहाँ एंट्री होती है फिर से टाइम स्टॉप होने के बाद लू शाओगी, जो कि
डूडू को कैंडी इंजॉय करते हुए उसे बोल रहा होता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है, तुम आज से मैं तुम्हें डांट लगाऊंगा। तभी बोलता है अब मैंने मम्मा ढूंढ ली है, अब तो मैं मम्मा को वापस घर ले जाके रहूँगा। तभी वो वहाँ पे अपने घर में बैठा होता है और सोच रहा होता है मम्मा के बारे में। तभी वो फिर से लिली को कॉल लगा देता है उसके कार के थ्रू और बोलता है लिली को यहाँ पर एक अंकल हैं जिन्होंने मुझे को उठा लिया है और मुझे यहाँ पे बिठा दिया है, मुझे लगता है ये बहुत बुरे अंकल हैं, ये मेरे को हर्ट कर देंगे। और उससे ऐसे बोल रहा होता है तो लिली बोलती है मुझे लोकेशन सेंड कर दो, मैं वहाँ आती हूँ। जहाँ पर लिली पहुँच जाती है और वहाँ पे नेम प्लेट को देखकर वो बोलती है ये नेम प्लेट कैसी, ये नेम प्लेट मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। और इतना बोलने के बाद वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तभी वहाँ से निकल रहे होते हैं लिू शाओ जो आपस में टकरा जाते हैं और एक रोमांटिक सा मोमेंट बन जाता है जहाँ पर दोनों ही आपस में देख रहे होते हैं और डूडू सोच रहा होता है कि मैंने सही मम्मा चूज़ की है अपने लिए। तो लिू जैसे ही लिली जाकर डूडू के पास पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें इसने कुछ किया तो नहीं। तो बोलती है ये अंकल बहुत बुरे हैं। तो लूशा उसे बोलता है अंकल, मैं तुम्हारा अंकल कब से हो गया, मैं तो तुम्हारा डैड था ना। तो तभी लिली बोलती है तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो एक छोटे से बच्चे से। तभी उसे एक कॉल आ जाता है और वो कॉल रिसीव करने के लिए चली जाती है जहाँ पर पता चलता है कि उसने अपने घर के लिए एक बिल एग्रीमेंट के साइन किया होता है जिसमें 1,00,000 युआन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर उसने फिल नहीं दिए होते हैं, जहाँ पर वो उसे समझा ही रही होती है कि मैं जल्द से जल्द भर दूँगी ये 1,00,000 युआन। तो फिर वो उसे बोलता है कि तुम्हें जल्द से जल्द भरना होगा वरना हम तुमसे वो चीज़ छीन लेंगे। तभी डूडू अपने पापा को बोलता है आप इन्हें अपनी मम्मा को क्यों नहीं बना रहे हो मेरी मम्मा। तो वो बोलता है कि हमें नहीं पता इस लड़की के बारे में, ये कैसी लड़की है। तो वो बोलता है डूडू कि मुझे पता है कि अच्छी लड़की है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि अच्छी लड़की नहीं। तो लूशा बोलता है तुम्हें कैसे पता है, हमने अभी इसे परखा नहीं है। तो फिर तुम्हें कैसे पता है। तो बोलता है मैंने परखा है ना, मुझे पता है कि अच्छी लड़की है, मुझे यही मम्मा चाहिए। और उसे ज़िद करने लगता है। तभी लिली का कॉल करता है और वो सोचते हैं मुझे 1,00,000 युआन पे करने ही पड़ेंगे। तभी वो वापस से कन्वर्सेशन में ऐड हो जाती है और वहाँ पे लूशा उसे बोलता है क्या तुम्हें 1,00,000 युआन की ज़रूरत है। तो वो बोलती है हाँ मेरा कुछ पर्सनल रीजंस हैं इसके लिए मुझे ज़रूरत है। तो वो बोलता है ठीक है तुम मुझसे शादी करोगी, डायरेक्ट पूछता है। तो वो बोलता है हाँ मम्मा ये आपको पसंद तो करते हैं, ये दोनों आप लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट कल सुबह जाके आप इन दोनों को रजिस्टर करवा लेना। तभी लूशा उसे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फिर वहाँ डूडू बोलता है क्यों ऐसा नहीं होगा मम्मा, आपका ये मैरिज सर्टिफिकेट है, आप लोगों को उस पर रजिस्टर करवाना ही होगा। तभी वहाँ पे लूशा बोलता है नहीं ऐसा नहीं होगा। तभी वो उसे मना ही लेता है। तभी हम लोग सीन देखते हैं मैरिज सर्टिफिकेट ऑफिस का, जहाँ पे लूशा तो गुस्से में मुंह फुला के एक साइड मुंह किए हुआ था। जब डूडू बोलता है अगर आपको नहीं करना है तो आप ऐसे खड़े ना हो। तो वो बोलता है मम्मी के साथ खड़े हो जाओ। तभी वो उसके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर हो जाता है, जिससे वो लोग एक सीन में दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो दोनों घर पे होते हैं और उसको फिर से कॉल आ जाती है वहाँ पे जहाँ पर उसकी नौकरी लग जाती है, एक अच्छी सी जॉब उसे मिल जाती है जहाँ पर उसे इंटरव्यू के लिए जाना होता है। तभी डूडू आके उसे हक कर लेता है, जहाँ पर लूशा आके उसे बोलता है मैं एक ऐसा मैन हूँ जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, मैं तुम्हें फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकता। उसको साफ साफ बोल रहा होता है कि मैं निठल्ला आदमी हूँ, मेरे से कोई काम नहीं होगा, मैं तो घर पे रहने वाला इंसान हूँ। तो वो बोल के उसे समझा रहा होता है। तो बोलती है कि कोई बात नहीं मैं कमा लूँगी, मैं ऐसे अर्निंग कर लूँगी, पर हमें खर्चा थोड़े ध्यान से करना होगा। अब तो डूडू बड़ा भी हो रहा है, हमें उसे स्कूल भी भेजना होगा। और उसका पूरा दिमाग में शेड्यूल चल रहा होता है। तभी वो बोलता है ये इतना कैसे सोच सकती है हम लोगों के बारे में। तभी वो बोलती है कि मेरा कल सुबह इंटरव्यू है। तभी लिली उसे बोलती है कि मैंने अपने सारे प्लान्स कंफर्म कर लिए हैं कि मुझे कैसे अपनी सेविंग्स सेव करनी है, जैसे मैं डूडू को और तुम्हारा खर्चा भी उठा सकती हूँ, पर तुम्हें भी एक नौकरी ढूंढनी होगी जिससे हम डूडू को सपोर्ट कर पाएंगे, उसे पढ़ा पाएंगे। तभी लूशा उसे बोलता है हाँ मुझे कोई भी करनी होगी। तभी डूडू को वहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है, वो उसे पावर से अपने पिताश्री का मुंह ब्लॉक कर देता है और अपनी मम्मा से बोलता है मैं आपका सपोर्ट करूँगा, आप बहुत अच्छी हैं। उसे बोलकर अपनी मम्मा को साथ में ले जाता है और लूशा पीछे चिल्लाता ही रह जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, तुमने मेरा मुंह कैसे बंद कर दिया। तभी
वहाँ पे वो लोग लिली के घर पे चले जाते हैं, जहाँ पर लिली का घर देख के डूडू उसे बोल रहा होता है कि वो आपका घर तो बहुत अच्छा है, पर पूरा बिखरा होता है, कपड़े इधर उधर गिरे होते हैं। जहाँ पर लिली उसमें उठा रही होती है और बोल रही होती है, एक्चुअली मैं बहुत लेट हो जाती हूँ ना, इस वजह से मैं यहाँ पे कपड़े डले हुए हैं, वरना तो मैं बहुत साफ़ सफाई से रहती हूँ। तभी लूशा उसे बोलता है, वो हमारा घर तो कितना बड़ा था, तब भी तुम्हें वो छोटा लगता था, और आज तुम्हें ये छोटा घर बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे ये छोटा घर अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी मम्मा यहाँ है। तभी वो अपने पावर्स का फिर उपयोग करने जा रहा होता है, और वो उपयोग करते करते फिर से एक बेबी स्नेक में चेंज हो जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं अपनी रियलिटी मम्मा को बता दूंगा ना, और तभी तो मम्मा हम लोगों पे बिलीव करेगी ना। तो लूशा उसे मना करता है, पर वो बेबी स्नेक में चेंज हो जाता है, और वो लूशा उसे छिपा रहा होता है कि वो लिली उसे ना देख ले। तभी वो दोनों लिली उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे एक फिर से एक मोमेंट कैप्चर होता है, जहाँ पर फिर से डूडू अपने नॉर्मल में आ जाता है, और वो बोलता है, डैडी आपने मम्मा को देखने क्यों नहीं दिया, मेरे कमर में दर्द हो गया। और वो कॉकरोच को देख के खुद दोनों बाप बेटे एक दूसरे आपस में चिपक जाते हैं और बोलते हैं, ये यहाँ पे कैसे आया। तभी वहाँ पर वो लोग देखते हैं एक स्नेक को, जो कि एक स्नेक जार में कैप्चर हो रखा था, बंद करके रखा हुआ था, और वो दोनों आपस में चिपट के बोल रहे होते हैं, ये क्या है। तो वो बोलते हैं स्नेक वाइन, आप उसको फिर एक दूसरे को देख के बोलते हैं स्नेक वाइन, ये कैसे इंसान है। तो वो बोलती है, ये हमारे यहाँ पे बहुत सालों से प्रिजर्व करके रखी जाती है, जो कि एक स्नेक की वाइन होती है। तो वो बोलते हैं, डैड मम्मा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये तो स्नेक की वाइन बना के पी लेती हैं। आपस में दोनों एक दूसरे को देख के फिर से खड़े होते हैं, अपने नॉर्मल स्टेज में आते हैं, और एक दूसरे को संभालते हुए वो बोलते हैं कि हम लोगों को रहने के लिए एक रूम मिलेगा। तो बोलते कि हाँ, पर हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करोगी तुम। दोनों भाग जाते हैं वहाँ से, लिली से डर जाते हैं ना। तो लिली सोच रही होती अभी तक तो सब सही चल रहा था, पर ये लोग मुझसे डर कैसे गए। और वो दोनों भाग के रूम में चले जाते हैं, और इसी मोमेंट पे वो लिली बहुत ज़्यादा डर जाते हैं लूशा, और उसके डैड को बोलता है वो कि आप डर गए थे क्या। तो बोलता है, डर तो तुम भी गए थे ना। तो वो बोलते, मम्मा बहुत खतरनाक है डैड, मम्मा तो स्नेक को प्रिजर्व करके रखी थी। तभी वो बोलता है, तुम तो अपनी सच्चाई बताने जा रहे थे ना मम्मा को, फिर तुम्हें भी प्रिजर्व कर देती। तभी वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो अपनी सच्चाई मम्मा को नहीं बताएगा। दोनों ही आपस में प्रॉमिस करते हैं कि वो मम्मा को सच्चाई नहीं बताएंगे, और फिर वो दोनों जाके अपने बेड पे जाके अपने लिए दोनों ही अपने पापोस का उपयोग करके एक दूसरे को सता रहे होते हैं। तभी लिली फिर सोचती है, ये दोनों ऐसे क्यों थे, अभी तक तो सब चीज़ चल रहा था। तभी वो वहाँ से फिर से लेट हो जाती है, और वो निकलती है सुबह अपनी कंपनी के लिए, जहाँ पर उसका इंटरव्यू होता है। तभी हम देखते हैं गो कंपनी के CEO को, जो कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि लूशा होता है। तभी वहाँ डूडू उसके कंपनी के बटलर को दिखाता है, जो कि वहाँ पे एक्चुअल टाइम में CEO बन रखे होते कि पापा ने शादी कर ली है, हमने अपने पापा के लिए मम्मा ढूंढ ली है। तभी वो कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि आपने अपने लिए आखिर वाइफ ढूंढ ही ली, आप यहाँ पे इतने सालों बाद आए हैं, तो आपको अपनी कंपनी को खुद संभालना चाहिए। तभी वहाँ पे लूशा बोलता है कि नहीं, अब ये कंपनी आप संभाल रहे हैं तो आप ही संभालिए, मैं यहाँ जैसे वर्क करता हूँ वैसे ही करता रहूँगा, इस कंपनी के लिए CEO तो आप ही रहेंगे। इतना बोल के ही वो अपने मोमेंट्स को याद करने लगता है जो कि लिली के साथ हुए थे। तभी लिली वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आ जाती है, और वहाँ पे कुछ गर्ल्स को बात करते हुए सुनती है कि यहाँ पर का जो CEO है वो बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी का है, जिसने आज तक किसी को भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। तभी वहाँ पे एक लड़की बोलती है, नहीं नहीं, वो है तो ना, वो बूढ़े से अंकल हैं जो कि इस कंपनी के CEO हैं। तो वो बोलती है, नहीं, वो कंपनी के CEO नहीं है, वो तो यहाँ पर सिर्फ CEO की पोजीशन पे हैं, इस कंपनी का CEO कोई और ही है, और वो बहुत ज़्यादा रूड है, और वो किसी को भी आसानी से पसंद नहीं करता। इतना सुन के तो लिली शौक में हो जाती है, और उन दोनों की बातें सुन ही रही होती है, क्योंकि वो बोल तो कुछ नहीं पा रही होती है, क्योंकि वो दोनों आपस में ही लगी डली होती हैं। तभी लिली बोलती है, इन दोनों के तो बहुत टैलेंटेड लग रही है, यहाँ पर मेरी दाल तो नहीं गलने वाली है। फिर भी वो सोचती है कि मैं बिलीव करती हूँ अपने ऊपर, और मैं इसको लेके रहूँगी, मुझे अपनी फैमिली भी तो चलानी है।
अपना सोच रही होती है और उन लोगों से हिम्मत करके पूछती है, इतना कठोर है क्या, इतना बदतमीज़ है CEO इस कंपनी का। तो उसे वो बोलती हैं कि नहीं, बदतमीज़ तो नहीं है, बट वो बूढ़ा हुआ अच्छा है, पर वो जो CEO है ना इस कंपनी का, वो बहुत ज़्यादा रूथलेस है और बहुत ज़्यादा कम लोगों को इंटरव्यू में पास आउट कर पाता है। जो कि वेल क्वालिफाइड होते हैं उन्हीं लोगों को आज तक उसने पास आउट किया है, वरना तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को वो बेइज्जत करके यहाँ कंपनी से निकल भी जाते हैं। इनसे बात करने के बाद उसे पता चलता है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा ही बेकार लग रही है उसे। तभी वो अपने इंटरव्यू के लिए अंदर जाती है, जहाँ पर निकल रहे होते हैं इस साइड से लूशा और डूडू, और वो एंटर कर रही होती है। तभी वो अपना इंटरव्यू देने लगती है, जहाँ पर एक लड़की और होती है जो कि एक शिन फैमिली से बिलोंग कर रही होती है, और वो अपने स्टाइल में आके अपने इंटरव्यू वहाँ रख देती है और वो उसे इलिटरेट वगैरह बोल रही होती है और उसकी इंसल्ट कर रही होती है। तभी उसकी इंटरव्यू बोलती है कि मैं आप लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए बैठी हुई हूँ, यहाँ आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। तभी उसकी फिर से इंसल्ट करती है, जहाँ पर लिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको अंदर मन में कोस रही होती है, पर सामने कुछ नहीं बोलती है। पर वो तो लगी डली होती है कि कितनी इलिटरेट है, हाउसवाइफ है, विलेज से आई हुई है, इसे क्या ही पता होगा कि कैसे कंपनी को चलाते हैं, कैसे कंपनी में काम करते हैं। और तभी इंटरव्यूअर भी उसकी बात मान लेती है और वो अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रही होती है, तो वो उसको भी अप्रिशिएट करती है और उसको रख लेती है। जहाँ पर लिली की वो इंसल्ट करती है, वो सारे वहाँ पे हंसने लगते हैं, जहाँ पर लिली अपना इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह दे रही होती है, फिर भी उसकी पड़ोसन उसको ज़्यादा ताने मार रही होती है। पता नहीं क्यों इतनी जल्दी क्यों रहती है ये शिन, बेवकूफ़ है। तभी वो शिन उसे बोलती है, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं थी, तुम्हें अपने ब्लेस नहीं रहना चाहिए था। तभी इंटरव्यूअर बोलती है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, कि वो अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से दे रही है। तो वो बोलती है आगे पास आउट तो मैं ही होंगी और कोई नहीं। तभी वो वहाँ से इंटरव्यूअर उन दोनों को जाने के लिए बोल रही होती है। तभी वो फिर से उसे सुनाने लगती है, बदतमीज़ सी लगी डली रहती है उससे और अपने डॉक्यूमेंट्स दे के निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी लिली को फिर से गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर उसके डिज़ाइंस भी उसने ले लिए होते हैं, इतनी बदतमीज़ होती है। तभी उसके जो बटलर होता है वो डिज़ाइन लेके जाता है लुशियाओ के पास, जहाँ पे वो उन डिज़ाइन को देख रहा होता है और डूडू वहाँ पे खेल रहा होता है, जहाँ पर वो लुशियाओ बोलता है ये डिज़ाइंस तो अच्छे हैं, ये डिज़ाइन किसने दिए, उनके बारे में उसे रखने के लिए बोलता है। तभी वो बटलर उसको बैठ कर नील डाउन होकर उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने जिस लेडी को ये था वो मैम निकल चुकी है इंटरव्यू में। तो वो बोलता है ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। तभी वो दूसरे डिज़ाइंस भी लेके आता है, जहाँ पर वो डिज़ाइंस भी उसी की तरह थे, जहाँ पर वो पहचान जाता है कि डिज़ाइन तो आखिर में लिली के ही हैं, जहाँ पर वो डिज़ाइंस को देख के बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। उन्हें लगता है कि डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छे हैं जो कि शिन के डिज़ाइन थे, और वो डिज़ाइन को अप्रिशिएट करके उसे बोलता है कि इसे रख लेना चाहिए। तभी हाँ पे जो उसका असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि हाँ, पर इसकी तो ये शिन बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रही होती है, उससे लगी डली थी तब से और उसे बहुत भला बुरा भी सुनाया। तो वहाँ से मतलब उसके साथ निकल जाता है। तभी डूडू से बोलता है कि पापा, मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा को हम लोग को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए, अगर मम्मा ऐसे रहेगी तो फिर हम लोगों को बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो बोलता है नहीं, अगर हमने उसे अपनी सच्चाई बता दी तो वो हमें भी प्रिजर्व करके बाइंड में रख देती है। अपनी पावर्स को वो लोग स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोनों ही बाप बेटे अपनी पोजीशन में पावर स्ट्रॉन्ग करा कर लगे डले होते हैं। तभी लिली गुस्सा होकर उन लोगों पर चिल्ला रही होती है कि तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, एक को अप्रिशिएट कर रहे हो और एक को इतना बुरा सुना रहे हो। और इस वजह से वो गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ पे उन्हें बहुत सुनाती है, पर फिर भी शिन नहीं मानती, बदतमीज़ जो है आखिर में। तभी वहाँ पे उसकी जो इंटरव्यूअर थी वो भी शायद उसी से मिली हुई थी, और तभी वो ड्रामा क्रिएट करने लगती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हें शिन के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो, तुम एक इंटरव्यू में पास नहीं हुई तो तुम ऐसे कैसे उसे ह्यूमिलेट कर सकती हो। तो वो बोलती है रहो इसी के साथ, मुझे ऐसी कंपनी में काम नहीं करना है। तभी वो
जो इंटरव्यूअर होती है वो उसे बोलती है अच्छा हुआ हमने इस इंटरव्यू से निकाल दिया, अब सिर्फ तुम ही इस कंपनी में रहोगी। और लिली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है मुझे तो इस CEO से मिलना ही पड़ेगा। तभी वो उस रूम में घुस जाती है जहाँ पर लू शाओ उसका बेटा अपने पावर्स को इंक्रीज़ करने के लिए ही बैठे हुए होते हैं। जहाँ पर गेट खोलते ही वो देख लेती है कि वो क्या कर रहा है। तभी वो देखता है उसे मुड़ के, तो वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे गले भी क्या है, ये ऐसे चमक क्यों रहा है। तो वो बोलते कुछ नहीं है, थोड़ी सी बहुत एलर्जीज हो जाती हैं। तभी पीछे से डूडू निकलता है जो कि अपने इंसान के रूप में आ जाता है और फिर वो बोलता है डैड आपको ये क्या हो गया है। डैड की पक्ष तो वो हाल छोड़ देता था। तभी वो अपनी पावर्स से अपनी स्किन को छिपा लेता है और तभी वहाँ पे फिर से एंट्री हो जाती है शिन की, जो कि उसके फिर से बुराई करने लगती है। जहाँ पर डूडू बोलता है कि तो बहुत ही बदतमीज़ लड़की है जो मेरी मम्मा के साथ मेरे ही सामने बुराई कर रही है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी लिली को वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो जाकर उसमें एक थप्पड़ जड़ देती है और वो बोलती है कि तुम ऐसे मेरे बारे में कैसे कर सकती हो, तुमने मेरे को थप्पड़ कैसे मारा। तभी वहाँ पे फिर से लूशाओ से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है इस तरह से बात करने के लिए। तो वहाँ पे डूडू सोच रहा होता है इसका तो मैं क्या ही करूँगा, ये मुझे ही पता है, ये सोच रहा होता है। तभी इंटरव्यूअर भी शिन की साइड लेती है और बोलती है हाँ इसकी ही गलती थी, इसी ने इंटरव्यू में प्रॉब्लम क्रिएट की, वरना शिन तो बहुत अच्छी है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है जो कि बटलर की, और बटलर भी उन लोगों की बातें सुन ही रहा होता है। पर प्रेसिडेंट तो वो होता है, पर वो लोग तो उसको ही प्रेसिडेंट समझते हैं ना, बूढ़े अंकल को। तो वो बोलते हैं कि प्रेसिडेंट, तो बोलते तुम प्रेसिडेंट हो, तो बोलते हैं नहीं ये प्रेसिडेंट है, मैं तो उनकी बटलर हूँ ना, मैं तो उनके लिए काम करता हूँ। तो वो बोलती है अच्छा वही मैं सोचूं तुम कैसे इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो सकते हो। हाँ तो वहाँ पे वो बटलर बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। तो वो इंटरव्यू बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे आपको बता रही थी कि शीन अच्छी है और लिली ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए हैं। इंटरव्यू भी अच्छी तरीके से पास नहीं किया, बल्कि शिन ने तो बहुत अच्छे से इंटरव्यू पास किया है और शिन के बारे में तारीफ़ें के पुल बांध देती है और लिली के बारे में बुराइयों की पुल बांध देती है। जहाँ पर पुल लगी होती है तभी वहाँ पर फिर से एंड गार्ड्स को बुलाया जाता है, जहाँ उस शिन को वहाँ से उठा के फेंकने की बात हो रही होती है। तभी लूशो को गुस्सा आता है, वो पावर्स का उपयोग करके उसका मुंह बंद करना चाह रहा होता है, पर वो रहने देता है कि क्या ही इसके ऊपर मैं पावर का उपयोग करूं फालतू में। तभी वो उसे लिली को देखती है और वो बोलती है मुझे लगता है इन दोनों का कोई रिलेशनशिप है। तभी ये लोग इतना ज़्यादा इस कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ कनेक्ट है और उससे सॉरी बोलती है वो कि मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी गलती थी, और उसका थप्पड़ पे गाल हक के वहाँ से बग जाती है। तभी वहाँ डूडू बोलते हैं इसको तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, कितनी बदतमीज़ थी। हाँ इसने भी इतनी हिम्मत कैसे हुई जैसे मेरी मम्मा पे उंगली उठा रही थी। तभी वो वहाँ पे उसे भी कोसने लगता है और सुना रहा होता है। तभी लिली बोलती है उस कंपनी की CEO से कि आप बहुत अच्छे हैं कि आपने मेरी साइड ली, उनको थैंक यू ग्रेट कर रही होती है और बोल रही होती है कि हमें इस कंपनी में काम करने आई थी। तो वो बोलती है तुम इस कंपनी में काम करोगी, तो वो हाँ बोल देती है। जहाँ पे डूडू और लूशा वगैरह सब अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पे रास्ते में वो लोग आपस में बातें करके निकल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तभी लूशा उसे बोलता है कि तुम यहाँ काम कर सकती हो, ये बहुत अच्छी कंपनी है। तभी डूडू से बोलता है कि मम्मा मैं थक गया। तो बोलती है कि अच्छा तुम थक गए। तो बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे थक गए, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं सच में थक गया। तो वो बोलती है मम्मा मैं आपके साथ जाऊँगा। तो फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है और वो वहाँ पे पानी को देख के वो डर जाता है कि वो था तो आखिर में लिटिल स्नेक ही ना। तो वो लिटिल स्नेक को डरते हुए देख लेती है और वो उसको बोलती है तुम डर क्यों रहे हो, थोड़ा सा पानी तो है। तो वो बोलते हैं हाँ मम्मा पर मेरे को मैं थक गया ना। तो वो सब पीठ पे कैरी कर लेती है बैग की तरह। देख लिली लूशा को देखती रह जाता है, लूशा और लिली को, जहाँ पर लिली को अपना फ्लैशबैक याद कर आता है कि उसने अंडे कुछ भर दिया था। उसको ऐसा कुछ मेमोरीज याद आ रही होती हैं जो उसको। तभी डूडू से पूछता है मम्मा क्या हो गया। तभी हमें सीन दिखाया जाता है घर पर, जहाँ पर वो दोनों
खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। लू शाओ अपनी शक्तियों को एकत्र कर रहा होता है। तभी लिली बोलती है कि तुम्हारे पिताश्री नहीं आ रहे। तभी वो डूडू अपने पिताश्री को बुलाता है जाके। तभी उसकी थोड़ी सी शक्तियाँ डाउन कर लेता है। वो बाहर निकल के आता है। तभी वहाँ पर लिली बेहोश पड़ी हुई होती है और वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एकदम से वो पावर्स का उपयोग करने जा रहा होता है। तभी वहाँ डूडू लाइट जला देता है और उसकी मम्मा भी उठ जाती है। वो बोलती है हमारा प्लान सब बिल्कुल कामयाब हुआ। तभी वो दोनों एक दूसरे को देख के थम्स अप कर रहे होते हैं और एक दूसरे को कॉन्ग्रेट्स बोल रहे होते हैं। तभी लू शाओ उससे पूछता है कि क्या चल रहा था यहाँ पे। तो वो बोलती है कि तुम्हें कमरे से बाहर निकालने की कोशिश हो रही थी। डूडू ने मुझे बताया था कि तुम खाना खाने के लिए इतनी आसानी से कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, इस वजह से हम लोगों ने ये प्रैंक प्लान किया। तभी वो दोस्त सारे बैठकर टेबल पर खाने के लिए रेडी हो जाते हैं और तभी लू शाओ सोच रहा होता है कि ये इतना करती है हम लोगों के लिए, फैमिली के लिए, डूडू मेरे लिए, मैं तो ये नहीं खा सकता, ये कैसे। उसे परोसे ही जा रही होती है, देती ही जा रही होती है, कितना आराम अच्छे से खाओ, तुम लोगों का पेट भर जाएगा, तभी तो तुम लोगों को ताकत मिलेगी ना। तभी उसे फिर से कुछ याद आने लगता है कि कैसे उसने मेरे पास भयानक प्रैंक किया होता। अगर मैं अपनी पावर्स का उपयोग कर देता तो इसको मेरे बारे में पता चल जाता। ये सब सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पे पास में पड़ा हुआ एक वो वोडका शॉट पी लेता है और वो बोलता है ये पानी आज अजीब से क्यों लग रहा है मेरे को। तो बोलती है कि वो पानी नहीं, वोडका शॉट था। तभी डूडू बोलता है कि वोडका शॉट। पापा को तो थोड़ी सी पीने पे ही चढ़ जाती है बुरी तरह। तभी उसको चढ़ने लगती है और वो वहाँ पे अनकॉन्शियस फील कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे ये वाइन तुम्हें नहीं पिलानी चाहिए थी। तभी डूडू उसे बोलता है मम्मा पापा की तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी ना, पापा को तो बिल्कुल पीने के बाद बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है, अब आप ही को उनकी हेल्प करनी होगी, जाओ जाके आप पापा की हेल्प करना। तभी वो उसको भेज देता है उसकी सुपर क्लास प्लानिंग के साथ। तभी वो उन दोनों के बीच में किस होने लगती है और फिर से लू शाओ की जो बॉडी पे स्नेक स्किन थी वो बाहर आने लगती है, जिसको उसकी स्किन को वो टच कर लेती है, जिससे वो पूछती है ये क्या है। तभी वो उसको वहीं पे बेहोश कर देता है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ नाइट का ही होता है, सॉरी मॉर्निंग का नहीं होता है, क्योंकि वो रात को डिलीवरी करने जा रही होती है ना। तभी लू शाओ से बोलता है कि तुम इतना काम क्यों कर रही हो, तुम रात को डिलीवरी करने जा रही हो। तो वो बोलती है काम तो मुझे करना पड़ेगा ना, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, इसलिए काम करना तो अच्छी बात होती है। और इतना ही उन लोगों को समझा के वो अपनी डिलीवरी करने के लिए वहाँ से निकल जाती है। और तभी वो तीनों ही रोड पे होते हैं उसके स्कूटर के साथ। तभी वहाँ पे फिर से एंट्री होती है उस खड़ूस सी शिन की और फिर वहाँ पे डूडू बोलता है तुम्हें इतना इतराना नहीं चाहिए जो चीज़ तुम्हारी नहीं है। तो वो बोलता है कि मेरी क्या नहीं है, ये सब चीज़ मेरी है। तो फिर उसे फिर से वही चीज़ें सुनाने लगती है और तभी डूडू बोलता है कि वो झूठ बोल रही हो, मुझे सब पता है कि ये सब तुम्हारी कोई चीज़ नहीं है, मैं बहुत। तभी वहाँ पे वो बोलने लगती है कि मैं बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है और मैं तुम लोगों को, तुम जैसे गरीबों के पास तुम लोगों ने ऐसी चीज़ें कहाँ ही देखी होगी। तभी डूडू बोलता है क्या ये सच में तुम लोग अमीर हो, मुझे तो नहीं लगता। तो वो लोग इतना सुन के ही वहाँ से निकलने जा रहे होते हैं। तभी उसका हस्बैंड वो बड़ा डोकर आ जाता है उस शिन के साथ और वो उस अपनी घड़ी वॉच और एक्सपेंसिव चीज़ों का शो ऑफ करने लगता है लिली और लू शाओ के सामने। तभी डूडू से बोलता है आंटी ये आपने कानों में जो इयररिंग्स पहनी है वो तो आपके हस्बैंड ने गिफ्ट नहीं किए ना। तो बोलती है क्या बोल रहे हो तुम, ऐसे कैसे बोल सकती हो, ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की, ये मेरे इयररिंग्स हैं। तभी वो जिसका हस्बैंड होता है वो उससे डूडू को बहुत अचानक से अजीब सी नज़रों से देखने लगता है। तो वो बोलते हैं आंटी आप झूठ क्यों बोल रही हैं, ये अंकल तो ये वाले इयररिंग्स तो आपने को एक टकलू अंकल ने दिए हैं ना, तो आप ये अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बता रही हैं। तो वो बोलती है तुम झूठ कैसे बोल सकती है, आप तो मेरे पे बिलीव करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा वो अपने हस्बैंड को बोल रही होती है। तभी वो बोलता है कि आप कंपनी में कॉल करके पता कर सकते हैं। तभी वो कंपनी में कॉल लगाता है जहाँ पर उसको उसकी वाइफ के बारे में सारी सच्चाई खुले शब्दों में पता चल जाती है, जहाँ पर लिली उसे बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा लड़की औरत निकली है रे। तभी उसको समझाती है कि डूडू तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ना,
तो तभी वहाँ पर वो सच्चाई साफ निकलती है और सच हो जाती है। तब उसमें थप्पड़ जड़ देता है वो, और डूडू बोलता है ये तो कुछ नहीं है, अभी तो और भी है, मैं आपको बताता हूँ ना, आप तहज़ीब आराम से सुन सकते हैं। तभी वो बोलता है नहीं नहीं। तभी वो वहाँ से कार लेके चला जाता है। और तभी लिली बोलती है तुम तब सच में बहुत ज़्यादा ठरकी औरत निकली हो, तुम्हारे तो हस्बैंड ही एक वैसा था। तो वो टैक्सी लेके वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि अब लिली उसे सुना सकती थी ना। तभी वो उन दोनों को बोलती है कि अब हम लोग को घर जाना चाहिए, जहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और टूडू बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मैं बहुत कमज़ोर, तो सोने चला जाता है। तभी वहाँ पे लिली तो एक ड्रामा देखने लगती है और वो बोल रही होती है कैसा ड्रामा है, ऐसा भी कभी होता है क्या कि कुछ भी बनाते रहते हो। तभी वहाँ पे लूशा आके बैठ जाता है और वो बोलता है क्या देख रही हो। तो वो बोलती है एक ड्रामा है। तो बोलता है तो ड्रामा है तो क्या हुआ। तो वो बोलती है कि इसकी स्टोरी ये है कि इसमें एक स्नेक होता है जो कि हाफ स्नेक होता है और वो ह्यूमन भी बन जाता है और एक स्नेक भी बन जाता है। तो वो बोलता है कि अच्छा। तो वो बोलती हाँ, जिसने वो एक लड़की की शादी कर लेता है उससे वो बाद में झूठ बोलता रहता है। इस वजह से उस लड़की को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पर बाद में उसको सच पता चल जाता है। उसका एक बेटा भी होता है पर वो उसे भी अपना लेती है। वो अपनी उसकी स्टोरी उसे बता रही होती है, उसकी भी स्टोरी से उसे सेम बिलोंग कर रही होती है। तभी वो पूछता है कि लास्ट में क्या हुआ। तो वो बोलती है उस औरत ने उसको अपना लिया खुशी से। तो वो बोलता है तो क्या तुम भी ऐसा करोगी। तो वो बोलती है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे झूठ बोलने वाले लोग और मुझसे बातें छिपाने वाले लोग मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई इंसान मुझसे बातें छिपाए। तो ऐसे ही उसे बोल रही होती है। तभी लूशा बहुत डर जाता है उससे कि इसे अगर मैंने सच बताया शायद हम लोगों के बात में बीच में बात बिगड़ सकती है। तभी वो साइड से रिमोट उठाने जा रही होती है और वो उसी के ऊपर गिर जाती है, जहाँ पर इन दोनों पे फिर से एक क्यूट मोमेंट दिखाई देता है। और वो बोलती है नहीं, मैं तो सिर्फ रिमोट उठाने आई थी ना। और इतने रिमोट उठा के वह शाय फील करते हुए वहाँ से भाग जाती है। तो लूशा बोलता है मुझे तो सच्चाई नहीं बतानी होगी। तभी वहाँ पर डूडू से समझा रहा होता है कि हमें मम्मा को सच्चाई बता देनी चाहिए। तभी वो उसका हाथ हटाता है और बोलता है नहीं बतानी चाहिए, मेरे को रात में उसने बताया कि उसे झूठ बोलने वाले लोग और ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम लोगों ने सच्चाई बताई और उसने हम लोगों को छोड़ दिया तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमें मम्मा को सच्चाई बता देनी चाहिए, तभी तो उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा तो वो ऐसा नहीं करेंगे। तभी वहाँ पे आ जाती है लिली और वो सोचा कि फिर से डूडू से बात कर लेता है और उसे बोलता है मम्मा आप ये क्या लेके आई हैं। वो नीम्स की लीव्स लेके आई होती है जिससे डूडू और लूशा दोनों को ही प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी वहाँ पे डूडू तो बेहोश होने जा रहा होता है। तभी वहाँ पे लूशा उसे बोलता है ये नीम लीव से डूडू को एलर्जी है, इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो तभी लिली बोलती है मुझे ये बात नहीं पता थी, सॉरी बेबी, मैं तुम्हारा इतना परेशान किया, मैं तुम्हारे लीव्स तुम्हारे फेस तक लगा दी। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूँ, तो उसको ले जाती है। तभी हम सीन देखते हैं ऑफिस का, जहाँ पर वो ऑफिस में अपने सारे से मिलने जा रही होती है। तभी वहाँ पे फिर से उसे लिली मिल जाती है, शीशी मिल जाती है और वो फिर से उसे सुनाने लगती है कि हम जैसे अमीर लोगों को किसी कंपनी में काम करने के लिए इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है तुम जैसे लोगों के लिए। हम लोगों को तो सिर्फ एक कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है कि हम कंपनी में आ रहे हैं काम के लिए। तभी वहाँ उसकी चमची भी खड़ी होती है और वो उसी का साइड लेती है। तभी लिली उसे बोल रही होती है पर यहाँ पे काम बिलोंग करता है जो कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम इंटरव्यू में निकल चुकी थी तो तुम यहाँ कैसे आई। तो वो बोलते हैं कि मेरे अंकल बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट में है तो उनसे सिफारिश वगैरह करवा लेना थोड़ा बहुत, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो उसको फिर से उसको ये सब सुन के बहुत बुरा फील करती है कि इंसान कितनी मेहनत करके यहाँ था और ये बदतमीज़ कैसे टॉर्चर कर रही है। तभी वो नीचे फाइल्स गिरा देती है जिससे वो उठाने जा रही होती है। तभी वो उसके हाथ पर अपना सैंडल रख देती है जिससे उसका हाथ हर्ट हो जाता है। तभी डूडू अपनी मम्मा से बात कर रहा होता है और अपनी मामा उसकी बोल रही होती है कि खाना खा लेना, मैंने तुम लोगों के लिए खाना भेज दिया है और अच्छे से काम करना। दोनों को अच्छे से बोल के बात करने के बाद मम्मी कि वो भी पूछता है कि मम्मी आप भी अच्छे से काम करना है। तभी वो अपने डैड से बोलता है डैड आप इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं, आप मम्मा को इतना काम कैसे दे सकते हैं, वो कितनी बिजी है, उससे भी बात नहीं कर रही हैं। तो वो बोलता है कि नहीं मैंने तो काम नहीं लिया। तभी वो वहाँ पे फिर से बटलर को बुलाता है और बोलता है कि लिली को इतना काम किसी ने दिया है जिससे वो से बात भी नहीं कर पा रहे। तो तब भी वहाँ पे
उसका असिस्टेंट लंच लेके आ जाता है, जहाँ पे वो दोनों ही लंच को देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डूडू से पूछता है, आप लंच को देख के इतना खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो मम्मा बिल्कुल पसंद नहीं थी ना? तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे मम्मा पसंद नहीं है, पर मुझे भूख तो लगी है ना, तो मैं लंच तो करूँगा। तभी हम सीन देखते हैं कि वो दोनों नाइट में लिली के पास जाते हैं और तभी वो उसे बोलते हैं, तुम्हें इतना ओवर टाइम करना पड़ता है। तभी डूडू उसके हाथ की चोट देख लेता है और फिर वहाँ पे उसे चादर से फर्स्ट एड बॉक्स ले आता है, जहाँ पे लूशा उसकी मेडिसिन कर रहा होता है। और वो बोलता है कि तुम्हें किसने हर्ट किया? तो वो बोलते हैं किसी ने नहीं, बस थोड़ा सा है, वो ठीक हो जाएगा। वहाँ पे बोलते हैं किसने किया? तो वो बताती है कि शिन वापस कंपनी में आ गई है। तो वो बोलता है कि शिन को तो कंपनी से निकाल दिया गया था ना? तो वो बोलती है कि वो अपने चाचा की सिफारिश की अंकल की वजह से आई है, जो सिफारिश करवाई है ना उसने कंपनी में। तो वो बोलता है ऐसे कैसे ये मेरी वाइफ को हर्ट कर सकती है, और अपने जादू करके उसे बेहोश कर देता है। उसे नींद आ जाती है, जिसे लुशाओ लिली को लेकर चला जाता है और डूडू उसके डिज़ाइंस को कंप्लीट कर देता है। अपना काम कंप्लीट करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वो घर पे सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिली बोलती है कि मेरा कितना सारा काम बचा हुआ था, तुम मेरे को यहाँ क्यों ले आए? तो वो बोलता है कि नहीं, तुमने तो अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ना। तभी तुम वहाँ पे अपनी डेस्क पे ही सो गई थी और इस वजह से मैं तुम्हारे पास यहाँ ले आया। तो बोलती अच्छा, मैंने काम कंप्लीट कर लिया था। तभी वो अपना लंच डूडू उसे गर्म करके दे देता है और वो लंच खोलती है और देखती है कि उसके लंच में सिर्फ राइस थे। तो वो बोलती है आपने हमें पापा को तो बहुत अच्छा खाना भेजा, उसमें मील्स थे और बहुत सारे चिकन के पीसेस थे, पर आप ऐसा लंच क्यों कर रही हैं? तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं ऐसा लंच कर लेती। तो बोलती है कि नहीं मम्मा, आप ऐसा लंच नहीं करोगी। और वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि डूडू लिली के पास ही सो जाता है और वहाँ पे वो उसे हग करके आराम से सो जाती है। तभी वहाँ पर वो डूडू तो अपने लिटिल बेबी स्नेक में चेंज हो जाता है नाइट में। तभी वहाँ लूशा आता है, उसे देख लेता है। तब वो बोलता है अच्छा हुआ लिली ने डूडू को स्नेक में चेंज होते हुए नहीं देखा। तो वो करवट लेती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, जहाँ पर हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि वहाँ पर डूडू तो उनके पैरों की साइड लेटा हुआ था और लूशा लिली के साथ लेटा हुआ था। तो वो बोलते तुम यहाँ कैसे आए? तो वो बोलता है कि तुम यहाँ कैसे, तुम्ही ने तो रात में मेरा हाथ पकड़ लिया था, इस वजह से मैं आया। तो अभी हम फिर सीन देखते हैं ऑफिस का, जहाँ पर वहाँ का जनरल मैनेजर लिली पे चिल्ला रहा होता है कि तुमने कैसे डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, यहाँ पे हर जगह स्नेक्स बने हुए हैं। पर उस मैनेजर को क्या पता कि ये स्नेक बनाने वाला तो खुद एक लिटिल स्नेक है। तो वो बोलते हैं कि लिली ने यहाँ पे काम कितना अच्छा किया है, और शिट तुमने हर जगह स्नेक बना रखे हैं, तुम इतना बकवास डिज़ाइन कैसे बना सकती हो? उस पर चिल्लाता है और लिली को अप्रिशिएट करता है और उसे बोलता है कि आज से तुम हमारी सैलरी मैं बढ़ा देता हूँ। उसकी सैलरी भी बढ़ा देता है, तो सब वो बहुत खुश हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। पर ये कांड तो जनरल मैनेजर से खुद लुशाओ ने करवाया होता है और वो लुशाओ को कॉल करके बोलता है सर, मैंने आपने मुझे जो काम बताया तो वो काम मैंने कर दिया है, आप मेरी सैलरी नहीं काटेंगे ना? तो बोलता है नहीं काटूंगा। तभी हम फिर से सीन देखते हैं ऑफिस में, जहाँ पर लिली बोल रही होती है कि अच्छे काम को सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो वो बोलती कि उसकी कलीग बोलती है उससे कि हाँ, तुमने बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाए हुए थे, और शिन पे तो आज डांट भी पड़ी। तो शिन की वो लोग बुराइयाँ कर रहे होते हैं और लिली को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लिली के बारे में तारीफ़ करते हैं, जिससे शिन तो जल भुन जाती है। तभी हम नाइट में देखते हैं कि लूशा, डूडू और उसकी मम्मा एक साथ बैठे हुए होते हैं और वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वीकेंड पे वो लोग क्या प्लान करेंगे। तभी वहाँ पे एंट्री गेट पे नॉक होता है। तभी वहाँ एंट्री होती है लूशाओ की मदर की, जो कि एकदम मस्त एंट्री लेती है। वो बोलती है कि मेरी बहू, तुम यहाँ क्यों रह रही हो? तभी वहाँ पे डूडू बोलता है ग्रैंड मदर। तभी वो लूशा और डूडू को साइड में करके अपनी मम्मा के पास लूशा हो जाता है और बोलता है मम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो वो उसको साइड में फेंक देती हैं और बोलती है तुम साइड में हटो, मुझे अपनी बहू से मिलना है। तो वो अपनी बहू से मिलती हैं और वो बोलती हैं तुम यहाँ पे रहती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी सी गिफ्ट लेके आई हूँ। तो वो उसे महंगे से महंगा गिफ्ट दे रही होती हैं। और तभी
वहाँ पर वो देखती है लुशाओ की तरफ जो उसे बोल रहा होता है ये सब फेक है, इशारों में बोल रहा होता है। तो फिर लुशा उसे बोलता है मम्मा बस भी करो, ये सारी चीज़ें फेक हैं, आप कैसे ली को इतनी सारी चीज़ें दे सकती हैं। तभी वो बोलती है अपनी मम्मा का दिल रखने के लिए कि कोई बात नहीं, मैं इन सब चीज़ों को ले लूँगी। तभी डूडू बोलता है ये सारी चीज़ें तो असली है ना। तो वो बोलती है कि शांत रहो तुम। तभी वो उसकी ग्रैंड मदर, उसकी मम्मा लुशा की उसको एक चीज़ स्पार्कल देती हैं, जिससे वो बोलती हैं कि ये तुम एक डिज़ाइनर हो ना, तो क्लॉथ्स बना डिज़ाइन करती हो, तो तुम उस पर ये लगा देना, जिससे तुम्हारी डिज़ाइन में और भी ज़्यादा रौनक आ जाएगी और वो बहुत भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। जिसे देख के लिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो वो बोलती है नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो बहुत आसानी से मिल जाता है हमारे गांव में। तो वो ऐसे ही उनको बता रहे होते हैं, उन दोनों में बातें चल ही रही होती हैं और लुशा और डूडू का तो अजीब ही एक्सप्रेशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने डिज़ाइंस के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर कंपटीशन होता है शिन और लिली के बीच में डिज़ाइंस के भी दिखाने के लिए, डिज़ाइंस के लिए, एप्रिशिएशन के लिए, जहाँ लिली अपने डिज़ाइन को ओपन करती है और वहाँ पर उसका डिज़ाइन देख के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। पर वहाँ जैसे ही शिन अपना डिज़ाइन दिखाती है क्यों वो सेम डिक्टो कॉपी कर लेती है लिली से, जहाँ पर वो सब देख के शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ज़रूर लिली ने शिन की कॉपी की होगी। तभी वो देखते हैं फ्लैशबैक में कि लिली ने आखिर में कॉपी नहीं की थी, बल्कि शिन ने रात में जाके उसकी कंपनी के डेस्क पे से उसके डिज़ाइंस को चुरा लिया था, उन सब की फ़ोटो खींच ली थी, जिनसे वो भी उन्हीं डिज़ाइन को बना सके और उसने सेम कॉपी करके उस डिज़ाइन को बना लिया था। शिन ने उसके डिज़ाइन को ख़राब कर दिया होता है क्योंकि उन्हें लोगों को फिर से कंपटीशन में बोला जाता है डिज़ाइंस बनाने के लिए, जहाँ पे शिन उसे बोलती है डक्का मारते हुए कि तुम कैसे प्रूव करोगे कि ये तुम्हारे डिज़ाइन मैंने ख़राब किए हैं, मैं तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। तो उसको खरी खोटी सुना रही होती है और बोलती है कि अब मैं जीत कर दिखाऊंगी। तभी वहाँ पर लिली अपने डिज़ाइंस रिप्रेजेंट नहीं करती है और शिन वहाँ पर डिज़ाइंस को रिप्रेजेंट कर देती है। तभी वहाँ पे ब्यूटीफुल ड्रेस में एंट्री होती है लिली की, जो कि अपनी मदर इन लॉ का शाइनिंग ग्लिटर भी यूज़ कर किया होता है उसने अपनी ड्रेस पे, और उसकी ड्रेस और वो खुद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। और वहाँ पे जाके वो स्टेज पे खड़ी हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसे बोलने लगते हैं कि वाह उसने कितनी सुंदर ड्रेस बनाई है, और सभी उसकी ड्रेस की तारीफ़ें करने लगते हैं। जहाँ पर लिली तो ये सोच रही होती है कि मैंने तो इतनी अच्छी ड्रेस बनाई है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो तभी वहाँ पे शिन सोचती है कि मैंने तो अपनी जीतने की प्लानिंग कर रखी है, मैंने तो पहले ही अपने अंकल से बोल के अपनी पोजीशन फर्स्ट करा ली है। तो वहाँ पर सभी लोगों को वो चिल्लाने लगती है कि मैं ही जीतूँगी। तभी वहाँ पे एंट्री होती है कोई कंपनी के सीईओ बटलर की, जो कि वहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को कि किसके डिज़ाइन बेस्ट है और कौन इस कंपटीशन में जीतेगा। तभी वहाँ पे शिन बोलती है कि आप कैसे बता सकते हैं कि ये कंपटीशन में कैसे जीतेगा। तो वो बोलता है कि ये कंपटीशन वैसे भी फेयर हुआ है, तो तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो कि मैं इस कंपटीशन में नहीं बता सकता हूँ कि कौन जीता है और कौन नहीं। तो वो हाँ पे बोल के वो शांत हो जाती है और वो बोलते हैं कि इस कंपटीशन में कोई और नहीं, मिसेस ली ही जीती हैं, जहाँ पर वो उसे ट्रॉफ़ी देकर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और ली वहाँ से निकल के अपने फैमिली के पास जाती है, जहाँ डूडू बोलते हैं मम्मा आप तो ग्रेट हो, आपने तो जीत लिया ये कंपटीशन। तभी वो लोग ली बोलती है कि मैं तुम लोगों को कुछ दिलाती हूँ, आज मैं जीती हूँ ना। तो वो एक शॉप में जाते हैं, जहाँ लुशा उसे बोलता है कि यहाँ से हमें नहीं लेना चाहिए। तो वो बोलती कि नहीं, मुझे बहुत दिनों से डूडू के लिए कुछ लेना था, मैं यहीं से लूँगी। तभी वो एक क्यूट स्नेक पेंडेंट को देखती है जो उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी उसकी मेमोरी फिर से आने लगती है, जहाँ पर उसे अपने हॉस्पिटल का सीन याद आने लगता है और वो बोलती है मुझे अगर मैं डूडू को छूती हूँ तो मुझे हॉस्पिटल का सीन क्यों याद आने लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा इससे कोई कनेक्शन है। तभी डूडू से सच बनाते आने जाता है, पर उसका पापा उसको फिर से रोक लेता है कि नहीं, हमें नहीं बताना है। तभी वो पेंडेंट बहुत अच्छा लगता है और वो उसको ख़रीदने के लिए बोलती है। तभी वो
उस लेडी शॉपकीपर से बोलती है कि इसका प्राइस क्या है। जिसका प्राइस बहुत महंगा होता है तो वो बोलती है कि इस पर कितना डिस्काउंट है, हम इस पर कितना डिस्काउंट कर सकते हैं। तभी वो लेडी बोलती है कि जब डिस्काउंट ही मांगना था तो फिर इतनी महंगी शॉप पे आई क्यों, कहीं बाहर से ही ले लेती ना। तभी वहाँ डूडू बोलता है कि आप ऐसे कैसे मेरी मम्मा से बात कर सकती हैं, आप अगर ऐसा बोलेंगे तो मैं ये पूरी शॉप भी खरीद सकता हूँ। तो वो अपने बारे में बता रहा होता है। तो वो बोलती है शॉपकीपर तो ख़रीद लो ना। तभी वहाँ पे एंट्री होती है फिर से को कंपनी के सीईओ बटलर की, जो वहाँ पे आके बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो इन लोगों से। जहाँ पे वो उसको प्रेसिडेंट लू शाओ को प्रेसिडेंट बोलने वाला होता है। तभी लू शाओ उसकी बात काट देता है और बोलता है कि प्रेसिडेंट आप यहाँ। तो बोलता है हाँ हाँ मैं प्रेसिडेंट। तभी शिन ली बोलती है कि हाँ मैं ही, तो मैं सोचूं ये कैसे प्रेसिडेंट। तभी वो बोलते हैं कि वो कंपनी के सीईओ बोलते हैं कि इस लेडी ने आपसे बदतमीज़ी से बात की है ना, तो आपके लिए आज 99.9% का डिस्काउंट है। आप यहाँ से कोई भी चीज़ लेंगी तो आपको फुल 99% पे डिस्काउंट मिलेगी। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है। तो वो बोलता है नहीं तो आपको 100% भी दे सकता हूँ। तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं इतने में ही ले लूँगी। और वो लोग वहाँ से लेके निकल जाते हैं, जहाँ पर लू शाओ उसको थम्स अप करके दिखाता है। जहाँ पर उनके निकलने के बाद उस कंपनी के बटलर उसको लेडी को बहुत चिल्लाते हैं कि तुम ऐसे कैसे कस्टमर से डील कर सकते हो, तुम्हें कस्टमर से डील करने की पता नहीं है। तभी वो हम लोग बाहर सीन देखते हैं जहाँ पर लिली ने लू शाओ के लिए भी एक रिंग ले रखी होती है। तो वो पर डूडू पूछता है कि मम्मा ये आपने कब ली। तो वो बोलती है कि मैंने बहुत पहले से ले रखी थी, मैंने सोचा था कि तुम दोनों को एक ही साथ गिफ्ट दूँगी। तो वो बोलता है अच्छा। तभी उन दोनों के बीच में एक क्यूट मोमेंट होता है जहाँ पर लू शाओ उसको हेड पे किस करता है और यही मोमेंट वो ऑफिस में बैठ के याद कर रही होती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और वहाँ पर वो बताता है शाओ कंपनी के सीईओ आए हैं, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, वो हम लोग के साथ डील करना चाहते हैं हमारे बेस्ट डिज़ाइनर्स के साथ। तभी वहाँ पे शिन अपने डिज़ाइंस को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे शाओ कंपनी के सीईओ बोलते हैं ये तो बहुत कैजुअल डिज़ाइंस हैं, मुझे ये डिज़ाइंस ज़्यादा यूनिक नहीं लगे। तभी वहाँ पर लिया हिम्मत जुटा कर बोलती है कि आप मेरे डिज़ाइंस भी देख सकते हैं। तो वो बोलते हैं तुम तो वही हो ना जो कंपटीशन जीती हो। तो वो बोलती है हाँ मैं वही हूँ। तभी वो कुछ अपने डिज़ाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर खड़ी हो जाती है और अपने डिज़ाइंस को रिप्रेजेंट करने लगती है। तभी वहाँ पे शिन फिर से खड़ी हो जाती है और अपने गंदा सा मुंह खोल के बोलने लगती है कि हाँ शिन के पास ली के पास ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे वो अपनी ड्रेसेस को बहुत यूनिक बना लेती है। तो हम लोगों को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए शिन के घर पे जाना होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें शिन के ली के घर पे हैं। तो वो शिन तो उसे फंसा देती है, जहाँ पर वो वॉशरूम में जाकर डूडू को कॉल करती है और डूडू से बोलती है मैं अपने कंपनी के कुछ मेंबर्स के साथ घर आ रही हूँ, पर तुम गेट नहीं खोलना, तुम गेट बंद करे रहना। तो वो इतनी बात सुनकर उसके ऑफिस का सीन जानने के लिए उसकी ऑफिस की सारी बातें को अपनी पावर से देख लेता है, जहाँ पे लू शाओ को भी ये चीज़ें पता चल जाती हैं और वो भी अपनी पावर से पूरा सीन देख लेता है ऑफिस का और बोलता है ये ऐसे कैसे कर सकती है। तभी वो अपनी ग्रैंड माँ डूडू अपनी ग्रैंड माँ को बुला के एक्सपेंसिव चीज़ें मंगा लेता है, जहाँ पर लिली देख के तो शॉक हो जाती है कि ये इसने कैसे किया। तभी वहाँ पर जो शाओ कंपनी के सीईओ होते हैं वो भी बोलते हैं ये तो बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस हैं, तुम्हारे पास ये कैसे आए हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ ये बहुत यूनिक डिज़ाइंस हैं, ये मैं तो एक एक्सपेंसिव हूँ ना, तो मैं मंगाती रहती हूँ। तो फिर वो वहाँ पे अपनी मदर इन लॉ से पूछती है कि मम्मा ये सब नकली है ना। तो बोलती है हाँ ये सब फेक है, मैं ऐसी जगह से लेके आई हूँ ना कि ये कितना भी देखता रहे तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि ये डिज़ाइंस फेक हैं। तो वहाँ पर लिली बहुत खुश हो जाती है। तो भी वहाँ पे कंपनी के सीईओ बोलते हैं कि आपने जो ज्वेलरीज पहनी हुई ये भी बहुत यूनिक डिज़ाइंस हैं, ये तो आजकल यहाँ पे मिलती भी नहीं है फर्स्ट। तो वो बोलती है हाँ यूनिक तो होंगे ही ना, मैंने पहली और इंस्टेंट लिए हुई हैं। तो वो बोलती है कि अच्छा। तो वो बोलती है कि इतना झूठ बोल रही है, मतलब लो अगर पकड़ा गया तो वो बहुत आपस में खुश होने लगते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ मेरी बहू तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और ऐसे यूनिक डिज़ाइन उसके पास अक्सर ही रहते हैं। तभी हम शाम को देखते हैं जहाँ पर लिली बहुत थकी हुई होती है, वो आराम से बैठी हुई होती है अपनी सोफ़े पे। यहाँ पर
लू शाओ आ जाता है और वो उन दोनों के बीच में क्यूट मोमेंट बन के इंटीमेसी हो जाती है। जहाँ पर सुबह हम सीन देखते हैं जहाँ लिली उसको देख रही होती है और बोलती है ये कितना क्यूट लग रहा है और उसकी तारीफ़ करने लगती है। पर जैसे ही वो आंखें खोलता है वो सोने का नाटक करने लगती है। जब पर उसे पता होता है कि वो जग रही है तो वो बोलता है तो मुझे पता है कि तुम जग रही हो। तो वो बोलती है तुम्हें पता है कि मैं जगती हूँ। तभी वहाँ डूडू कमरे में झांकने लगता है और बोलता है मम्मा पापा। तभी वो उठने जा रही हो फिर उसे रोक लेता है। तभी हम सीन देखते हैं ऑफिस में, जहाँ पे ऑफिस में नहीं, सॉरी ऑफिस में नहीं, ये तो उनका सीन वहाँ है जहाँ पर क्लास रियूनियन पार्टी हो रही होती है। जहाँ पर लिली आती है डिलीवरी करने के लिए वाइन्स की और जहाँ पर वो लोग उसके साथ बहुत मिसबिहेव कर रहे होते हैं। लू शाओ एंट्री लेता है और लू शाओ की एंट्री के साथ सबकी डिसेंट्री भी हो जाती है। वो उसको बहुत मारता है कलीग को उसके, और वहाँ पर उसके गो कंपनी का सीईओ भी आ जाता है। जहाँ पर वो उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देता है कि वो असली सीईओ वही है, वो तो नकली सीईओ है ना, उसके नीचे काम कर रहा है उसकी आइडेंटिटी को लेकर। तभी वो उसमें थप्पड़ जड़ देता है। जहाँ पर बाहर आके उससे लिली पूछती है तुम सीईओ, तुमने ये बात मुझसे क्यों छिपाई। और उन दोनों के बीच में बातें कलेश होने लगती है और वो एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि मैंने तुमसे ऐसे बात नहीं छिपाई, मुझे पता है कि मुझे तुमसे ये बात नहीं छिपानी चाहिए थी। तो वो बोलती है तो तुमने क्यों छिपाई, और उसको उसकी रिंग को वापस करके उसको फेंक के चली जाती है घर पे। जहाँ पर वो अपना सामान पैक करके लेके आती है और वो बोलती है, लू शाओ उसे बोलता है कि तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो। तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से नहीं, तुम जाओगी, ये तो मेरा घर है ना। तभी डूडू उसके पास जाता है और उसे बोलता है मम्मा इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो बोलती है हाँ तुम यहाँ रह सकते हो। डूडू को वो वहाँ रोक लेती है और लू शाओ को बोलती है कि भाग, तुम्हें यहाँ नहीं रुकने की परमिशन है। तभी डूडू अपनी पार्टी बदल देता है, वो मम्मी के पास आ जाता है। वो बोलता है कि हाँ तुम्हें यहाँ रुकने की परमिशन है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो बोलता है लू शाओ तुम तो बहुत दल बदलू निकले, तुम तो हाथ मम्मा की पार्टी में पहुँच गए। तो वो बोलता है कौन अंकल, आप यहाँ से जा सकते हो। तो बोलता है अंकल, मैं तुम्हारा अंकल क्या हो गया, मैं तो तुम्हारा डैड था ना। तो वो बोलता है आपने मेरी मम्मा को परेशान किया है। तो अपना मैजिक का उपयोग करके अपने डैड के हाथ में उसका सूटकेस ले देता है और उसे वहाँ से फरार कर देता है। जहाँ पर बोलता रह जाता है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ पर हम मॉर्निंग में सीन देखते हैं जहाँ बाप बेटे दोनों ही शीशों पर बैठकर शीशो खेल रहे होते हैं। तभी लू शाओ उसे बोलता है तुम आज मेरे पास कैसे आ गए, तुम्हारे लिए तो रात में मैं तुम्हारा डैड नहीं था ना, अंकल बन गया था। तो वो बोलता है अरे डैड आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अगर मैं रात में ऐसा नहीं करता तो मम्मी भी मुझे अपने पास नहीं रोकती। जहाँ पर शिन उन लोगों की बातें सुन रही होती है और वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। जहाँ पर डूडू उसे आइडिया देता है कि आपको मम्मा को मना लेना चाहिए, अगर आप मम्मा को मना लेंगे तो हम लोगों की लाइफ आसान हो जाएगी। और उसे मैजिक से एक बुके ला के देता है कि आप अगर मम्मा को गिफ्ट देंगे तो वो ज़रूर मान जाएगी। जहाँ सिन ये चीज़ देख लेती है और वो एक टोटका बाबा के पास जाती है और वो उसे पूरा सीन बता देती है। और वो बोलती है इस बच्चे ने मेरी आंखों के सामने मैजिक किया है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बोलता है कि ऐसा हो सकता है और उसको वो एक बबूती दे देता है कि तुम ये उसको लगा देना, जिससे वो अपने जादू का प्रयोग नहीं कर पाएगा। वो एक पेंडेंट पे लगा देती है जिससे वो उसके हाथ पे लग जाती है जो बबूती उसने दी थी। और लू के शाओ भी वहाँ पहुँच जाता है लिली के घर पे और डूडू भी होता है जहाँ डूडू से हक कर लेता है और लू शाओ खाना बना के आ रहा होता है और वो बोलता है मैं तुम्हारी माफ़ी मांगने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए हर दिन अलग अलग डिशेस बना के तुम्हें अच्छे से अलग अलग तरीक़ों से मनाने की कोशिश करूँगा। तो वो बोलता है कि हाँ पर मैं नहीं मानने वाली। लिली बोलती है कि मैं नहीं मानने वाली, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब तुम मुझसे इतना बड़ा सच कैसे से छिपा सकती हो। तो हाँ डूडू भी उसे बोलता है कि मम्मा आपको पापा की बात मान लेनी चाहिए। तो वो बोलती है नहीं। तभी वहाँ पे डूडू बेहोश हो जाता है, उस पर उस बबूती का असर हो जाता है। तभी वहाँ पे लिली को अपने प्रेगनेंसी के टाइम का सीन याद आने लगता है, उसकी मेमोरी वापस आ जाती है जो भी उसने भूल गई थी। लू शाओ ने उसकी मेमोरी जो मिटा दी थी और लू शाओ को वो बोलने लगती है क्या ये मेरा ही बेटा है। तो वो बोलता है तुम्हें ये सब कैसे याद आ गया। तो वो बोलती है तुमसे जितना पूछा जा रहा है उतना ही बताओ। तभी वो उसको सब सच बता देता है जिसको वो दोनों ले जाके डूडू को एक कमरे में लेटा देते हैं जहाँ पर लू शाओ उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो होश में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो बहुत
ज़्यादा असर में हो गया था उस पॉइज़न के, तो वो बोलता है कि हमें उसी के पास जाना होगा जिसने इसको ये मेडिसिन दी है। तो वो उसका सीन रिवाइज़ करने लगता है और वहाँ सीन दिखाया जाता है कि शिन ने ऐसा किया है। दोनों ही शिन के पास पहुँच जाते हैं और शिन को मारते हैं। तो वो तो बुरी तरह हंसने में लगी होती है क्योंकि वो पागल हो गई है बिल्कुल भी। तो उसका गला पकड़ लेता है और वो बोलता है, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारी मौत पक्की है। तभी वहाँ पे वो बबूती बाबा के पास पहुँच जाते हैं और वो देख ऐसे गिन रहा होता है जहाँ पर लूशा उसे पहुंच जाता है, उसका गला पकड़ लेता है और वो बोलता है, तुमने ऐसा क्या उपयोग किया। तो वो बताता है उसकी मदर के ब्लड से ये ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे लूशा उसका मदर का ब्लड ले लेता है और उसको डूडू को पिला देता है, जिससे वो ठीक हो जाता है। और हमें मॉर्निंग में सीन दिखाया जाता है कि लूशाओ ने सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है और वो खाने पे बुला रहा होता है सभी को, जहाँ पे सब खाने पे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे लिली उसे बोलती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, तुम लोगों की ये लाइफ नहीं है, तुम लोगों को ह्यूमंस के बीच में नहीं रहना चाहिए, तुम लोग स्नेक्स हो, तुम्हें अपने ही लाइफ में रहना चाहिए, हम लोगों की लाइफ एक साथ नहीं मैच कर सकती, हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। उसको ये सब बोल रही होती है तो लूशा और डूडू को बहुत बुरा लग रहा होता है और उसे बोलती है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती, अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। और उसे डिवोर्स के लिए माँ बोलने लगती है, जहाँ पे लूशा बहुत सैड हो जाता है और वह वहाँ से लिली चली जाती है। जहाँ पे सामने सीन देखते हैं हम कि लिली बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है बार में बैठी बैठी। तभी शिन अपने कुछ दोस्तों को लेके आके उसके पीछे छोड़ देती है, जहाँ पे वो दोस्त उसके साथ कोई कर्म कर सकें। तभी वो डूडू वहाँ पे बैठा हुआ सोच रहा होता है कहीं मम्मा के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तभी वो दोनों अपनी पावर्स से उसके बारे में देख लेते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। पर वहाँ पे तो लिली ने उन दोनों का ही बुरा हाल कर रखा होता है। तभी डूडू बोलता है, पापा मम्मा बहुत खतरनाक है। तभी लिली वहाँ बेहोश हो जाती है, जहाँ पर लूशा उसको लेके घर आ जाता है। और सुबह हम सीन देखते हैं कि वो दोनों एक साथ सो रहे होते हैं और जैसे ही लिली की आँख खुलती है वो उसको मारना पीटना चालू कर देती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मैं यहाँ कैसे आई। और उसे ये सब बोलने लगती है, जहाँ लूशा उसको सारी सच्चाई बता के वहाँ से निकल जाता है अपने बेटे के साथ, डूडू के साथ। जहाँ लिली एक रूम में जाती है जहाँ पर उनकी क्यूट मेमोरीज़ की फ़ोटोज़ लगी हुई होती हैं और उन्हें देख के उनकी क्यूट मेमोरीज़ को वो याद करने लगती है। और वो सोचती है कि हम लोग एक कितनी अच्छी फैमिली की तरह रह रहे थे और हम लोग के बीच में ही क्या हो गया। तभी वो वहाँ पे माउंट सिटी में फिर से पहुंच जाती है और वो कैंडी को देख लेती है, कैंडी शॉपकीपर को। तभी वहाँ पे लूशाओ भी आ जाता है और डूडू से हक कर लेता है मामा मामा बोल के। तभी लूशाओ से बोलता है कि हम लोग तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम लोगों को अपने साथ तुम्हारे साथ ही रहना है। जहाँ पर वो भी उसे बोलती है कि हाँ मैंने भी बहुत कोशिश की तुम लोगों के साथ ना रहने की, पर मैं भी तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। ऐसा बोल कर वो दोनों ही एक दूसरे की अपनी अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और वो दोनों सारे लोग एक साथ रहने लगते हैं, जहाँ पर वो सारे ही एक साथ मिलकर हक कर ले रखते हैं। और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी।